अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। मैं हूं दुर्दाना नजम और आज हम बात करेंगे यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से शाया करदा थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। ये असेसमेंट रिपोर्ट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को की अपनी ज़रूरत के लिए शाया की जाती है ताकि वो उनको ये पता हो कि मुख्तलिफ ममालिक अपनी बायलैटरल, मल्टीलैटरल या ट्राइलैटरल रिलेशनशिप में किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो मामलात को चला रहे हैं और उनके मामलात की वजह से यूएस जो कि एक सुपर पावर है उसको किस किस्म के खतरात पेश आ सकते हैं और उसके लिए उसे किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए। इस असेसमेंट रिपोर्ट में बहुत सारे ममालिक का ज़िक्र है, लेकिन मेरा हमारा वीलॉग का आज फ़ोकस होगा पाकिस्तान-इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से। इस असेसमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान-इंडिया रिलेशनशिप को फ्रेजाइल काम कहा गया है, यानी कि ये रिपोर्ट ये कहना चाहती है कि 2021 में जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि इसको काम रखा जाएगा, इसको पीसफुल रखा जाएगा, इस पे मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स होती थी, उनको रोका गया था और ये वैसे बहुत अचानक हुआ था। तो वो मेंटेन किया है दोनों मुल्कों ने, लेकिन ये एक फ्रेजाइल काम है। अब इस ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है फ्रेजाइल काम, यानी कि फ्रेजिलिटी कहते हैं उस चीज़ को जो आसानी से टूट सकती है। आपने अगर देखा होगा तो जब हम पैकिंग करते हैं या बहुत सारा पैकिंग का अगर आपने कोई बॉक्सेस देखे हों, तो जिस बॉक्स में कोई नाज़ुक चीज़ होती है, टूटने वाली चीज़ होती है, तो उसके ऊपर फ्रेजाइल लिख दिया जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि हैंडल दिस विथ केयर बिकॉज़ even a slight push, even a slight jerk might result in the breaking of the items in that box. तो पाकिस्तान के इंडिया रिलेशनशिप को अगर फ्रिजाइल काम कहा गया तो ये ऐसा सुकून है, एक ऐसा पीस है दो मुल्कों के दरमियान जो एक मामूली से जर्क से भी टूट सकता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप में ना तो कोई ट्रस्ट है, क्योंकि अगर ट्रस्ट हो तो इतनी जल्दी किसी भी कोई भी दोस्ती, चाहे वो मुल्कों के दरमियान हो, 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान हो, 2 अदारों के दरमियान हो, वो आसानी से नहीं टूट सकती। और दूसरा हम ये भी इसमें देखते हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों मुल्कों को लेने चाहिए थे, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, हमें इस फ्रेज़ में फ्रेजाइल काम में उसका भी फुकदान यानी उसकी भी कमी नज़र आती है। तो इन शॉर्ट मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो ममालिक हैं, वो ना आपस में बात कर रहे हैं और ना आपस में उनका कोई जो कोई ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में कोई जो तनाव है, जो एग्रेशन है, वो कम हो। इसी जो असेसमेंट में भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप के हवाले से एक और बात भी जो की गई है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अब सवाल ये है कि ये सिचुएशन पे इस पोज़ीशन पे हम पहुँचे कैसे? अब पहुँचे और इसी रिपोर्ट में जो कि वजह से मैं बता रही थी, उसका जवाब भी दिया गया है और वो है पाकिस्तान ने जो तवातर के साथ अपनी बहुत लंबी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही हमेशा जारहाना एग्रेसिव पोस्चर रखा है इंडिया के खिलाफ और उस जारहाना और एग्रेसिव पोस्चर को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने किस चीज़ का सहारा लिया? मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस का, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन का और हमने एक बहुत बड़ा अफ़रीद मॉन्स्टर अपने लिए क्रिएट किया जिसको कश्मीर कहते हैं और उस कश्मीर को और फिर एक और मॉन्स्टर हमने क्रिएट किया जिसको हम अफ़गानिस्तान कहते हैं और अफ़गानिस्तान में हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी कि हमने एक which was also based on a very false perception strategic depth की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, हम ये कहते थे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है अगर अफ़गानिस्तान में इंडिया की फ़ेवर करती हुई कोई हुकूमत आ गई तो। तो इसलिए हमने ये अपना एक समझ लें अपनी एक ड्यूटी बना ली थी पाकिस्तान ने कि इंडिया के कोई भी ऐसी हुकूमत हम अफ़गानिस्तान में नहीं आने देंगे जिसको इंडिया की सपोर्ट होगी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इसमें बहुत ही बुरी तरह नाकाम हुआ है क्योंकि वो अफ़गानिस्तान जिसके जहाँ हम ये जोड़-तोड़ करते रहे,
उस वही अफ़गानिस्तान आज इंडिया से ज़्यादा करीब है बजाय हमारे। बहरहाल हम बात आज कर रहे हैं इस असेसमेंट रिपोर्ट की, तो वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिनको हमने पाला-पोसा, कभी हम उनको कश्मीर भेजते थे इंडिया को आँखें दिखाने के लिए, कभी हम उनको अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते थे और फिर उसको उसके हवाले से हम जानते हैं ये हम कि कितने बहुत सारे वाक़यात उसको लेकर हुए और अगर हम अपनी पहली इंडिया के साथ जंग को देखें जो 1948 में हो गई थी, वहाँ भी हमने जो हमने अपनी मेन आर्मी यूज़ नहीं की थी, वहाँ भी हमने जिन फ़ोर्सेस का इस्तेमाल किया था दे वर फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज़ और उसके बाद हमने इसी ट्राइबल एरियाज़ को इन्हीं पठानों को इस्तेमाल करते हुए हमने इनके अंदर से जंगजू बनाए, इनके अंदर से दहशतगर्द बनाए और फिर वो सिलसिला बहुत फैला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वहीं से हमने किया फिर क्योंकि हाफ़िज़ सईद का जो शुमार होता है वो तो पंजाब से होता है ना और इस तरह हम जैश-ए-मोहम्मद वग़ैरह के जितने भी बानियान हैं और पाकिस्तान का जो पंजाब का साउथ है, इट हैज़ बीन वेरी वेरी मैं क्या कहूँ आपको बताऊँ कि ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, बनी रही है बहुत अरसा टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस को पैदा करने की। तो इस असेसमेंट रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, हमेशा से रही है टेरर ऑर्गनाइज़ेशंस को सपोर्ट करने की टू कंट्रोल और टू थ्रेट इंडिया उसका जो है वो जो असर है, उसका जो अभी भी इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी इतनी कम नहीं हुई कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप नॉर्मलाइज़ हो सके क्योंकि जो इंडिया ने अगर हम देखें बालाकोट का जो अटैक हुआ था और उसके उससे पहले भी 1-2 चीज़ें जो अटैक्स हुए पाकिस्तान पर लो इंटेंसिटी के भी, तो इंडिया ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान को वो किसी भी जारहियत का या किसी भी ऐसे स्टेप का जिसमें मिलिटेंसी शामिल होगी जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में किया जाएगा, उसका जवाब मिलिटैरिली दिया जाएगा और ये इंडिया ने तवातर के साथ किया भी है। तो इसके हवाले से जो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट ये बताती है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की, कोई भी ऐसा स्टेप उठाया इन द फ्यूचर जिसमें मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व पाई गई और इंडिया पर अटैक करने के हवाले से या इंडिया में कोई भी खराबी करने के हवाले से, कोई भी मुंबई अटैक जैसी अगर कोई चीज़ हुई या पठानकोट जैसा कोई वाक़या हुआ, तो उसका रद्द-ए-अमल जो है यानी उसका जो रिएक्शन इंडिया से आएगा, वो ऑब्वियसली मिलिट्री रिएक्शन होगा और अगर ऐसा रिएक्शन हुआ तो फिर ये खित्ता जो है यानी कि ये जो रिलेशनशिप है, ये इसका जो काम है, इसके अंदर जो सुकून है वो टूट जाएगा और देयर गोइंग टू बी एस्केलेशन इन वायलेंस बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो कहने का मकसद यही है कि इसमें अगर आप देखें तो सबसे कमज़ोर फ़रीक जो है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान है और ये कहते हुए बहुत अफ़सोस हो रहा है कि पाकिस्तान जो कि ये बात मतलब सीना खोल कर तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन बहुत तवातर के साथ पाकिस्तान ये बात समझाने की कोशिश करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखें पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हम कहते हैं कि जी हमारे 70,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे आर्मी के ऑफ़िसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं और हम ये फ़िगर बार-बार कोट करते हैं और हम जब फिर उसके बाद हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो टेररिज़्म हो रही है वो उसमें कहीं न कहीं भारत इन्वॉल्व है। पिछले दिनों चाइना से भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसमें बताया गया था कि बलूचिस्तान में टेरर ऑर्गनाइज़ेशन को भारत की सरपरस्ती हासिल है। लेकिन हैरानगी की बात और अफ़सोस की बात ये है कि हमारे इस नैरेटिव को हालाँकि हमने कुलभूषण जैसे एक जासूस को जो भारत का जिससे लिंक्स है, हमने एस्टेब्लिश भी किया और वो हमारी जेलों में अभी तक मौजूद है। लेकिन उस इस सब तमाम नैरेटिव के बावजूद हम पूरी दुनिया को कन्विंस नहीं कर सके कि पाकिस्तान जो है वो खुद भी टेररिज़्म का शिकार है, रहा है और अभी पता नहीं हम कितना अरसा इसका शिकार रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी एक टेरर के विक्टिम के हवाले से एक्सेप्ट नहीं करती, उसके नैरेटिव को
उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन भारत जिसके ऊपर हम बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, चाइना भी हमारे साथ खड़ा होकर इल्ज़ाम लगाता है, उसके बावजूद इंडिया का जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन को, और ये है कि इंडिया कहता है कि जी हमारी कोई मुलव्वस हम नहीं हैं पाकिस्तान में टेरर ऑर्गनाइज़ेशन को सपोर्ट करने में। उनका नैरेटिव तो सेल होता है, उनके नैरेटिव को अहमियत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के नैरेटिव को नोबडी गिव्स एनी इम्पोर्टेंस। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान ने रिपीटेडली अपने आप को एज़ अ वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री दुनिया के सामने पोर्ट्रे किया है। जी बिल्कुल, कोई भी मुल्क जो अपने अंदर सुकून, इत्मीनान और नहीं पैदा कर सकता, हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जनरेट होती है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जनरेट होती है सोशल डिसऑर्डर, और उसी का हम शिकार हैं। अगर आप देखें, हम इतने इर्रेस्पॉन्सिबल मुल्क हैं कि हमने ना तो अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया, और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि हम एक डेट इकोनॉमी के साथ बनकर सामने आए हैं। हमें हर वक़्त दूसरे मुल्कों से कर्ज़ा चाहिए अपने मुल्क को चलाने के लिए। उसके बाद हम आए दिन हमारी हुकूमतें गिरती रहती हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खड़ा नहीं होने देते, उनको कनाइविंग करके हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनको निकालती है, और मुल्क के अंदर हम लोग ना हेल्थ पे पैसा खर्च करते हैं, ना एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों का 54% से ज़्यादा का हिस्सा बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि उनको खाने-पीने की जो उनकी जो एक खुराक होनी चाहिए, और वो इतनी ऐसी न्यूट्रिशियस नहीं है कि उनका दिमाग या उनकी फिज़िकल एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सके, और जिसकी वज़ह से वो जो है वो उनका जो वो स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। तो आपका जो मुस्तकबिल है वो तो आपके बच्चे हैं, जिनको आपने मुफ़्त तालीम भी देनी है क्योंकि आपका आइन कहता है, पर हमने तो आइन की बात माननी नहीं। तो एक तो ये इर्रेस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पर हम अपने इंटरनल डिसऑर्डर की वज़ह से सामने आए, जो हमें लोग सीरियस नहीं देखते। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा फेलियर जो है वो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है। हमारे इतने मिशन्स हैं, हमारे इतनी एम्बेसीज़ हैं, हमारा लेकिन हम तो वो तो ख़ैर बिल्कुल सोए हुए हैं, काम नहीं कर रहे, बहुत दफ़ा उसमें होती बात। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात है कि हमारे अपने नेबर्स आप देख लें, हमारा डिप्लोमैटिक फेलियर ये है कि हमें सीपैक जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला हमारा, लेकिन हम उसको भी जो है नहीं उससे फ़ायदा उठा सके। हमने उसको भी बैक बर्नर पे रख दिया, और एक कुछ मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ हमने पावर हाउसेज़ बना लिए, वो भी हमने कोल बेस्ड पावर हाउसेज़, थर्मल बेस्ड पावर हाउसेज़, जिसका हम पे हमारे ट्रेज़री पे बहुत बड़ा बोझ है क्योंकि हम उसको चलाने की सलाहियत नहीं रखते। लेकिन उसके अलावा जो एसएमईज़ थी, या एक्सपोर्ट ज़ोन्स थे, हमने उन पर कोई काम नहीं किया। तो और हमारा डिप्लोमैटिक फेलियर ये है कि हमने ना हमारे अफ़गानिस्तान में के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ना हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और दुनिया में अगर कुछ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे भी हैं, तो वो इस लेवल के हैं कि हमारी उनके साथ ट्रेड नहीं, बल्कि हमारी उनके साथ डेट की एक रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे ऊपर ये दाग लगा हुआ है, ये जो धब्बा लगा हुआ है, कि आज भी हम टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस को सपोर्ट करते हैं, और भारत के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, उसका सबसे बड़ा जो उसमें जो प्रॉब्लम है, वो यही एक है कि भारत हमसे तवातर के साथ ये मुतालबा करता है कि वो तमाम दहशतगर्द जो मुंबई अटैक में मुलव्विस थे, जो पठानकोट में मुलव्विस थे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये बात समझ नहीं आती कि हमारी अपनी कोर्ट्स ने हाफ़िज़ सईद को 23-31 साल की जो सज़ा सुनाई, उसके सर पर यूएस की तरफ से एक बाउंटी है, और वो मतलब ना सिर्फ़ इंटरनेशनल बल्कि नेशनल कोर्ट्स ने भी, हर कोर्ट ने उसको एक मुजरिम करार दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम उस आदमी की सरपरस्ती कर रहे हैं, उसको अपना एसेट बनाकर उसको हमने एक जो है वो हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, जहाँ बहुत सारी सहूलियात होती हैं, और हमें क्या पता हो पाकिस्तान में कौन-सा लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है, या ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं पता, वो खुल्लम-खुल्ला फिर भी रहा होगा, अपनी अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ार रहा होगा। तो ऐसे लोगों को हमने पनाहें देकर उनको रखकर, बेशक वो ऐसा हो नहीं सकता, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग ना हों, वो एसेट्स ना हों, लेकिन अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को ये असूली फ़ैसला करना होगा कि जितने भी टेररिस्ट हैं, इनको हम ख़त्म करें, इनसे हम जान छुड़ाएँ,
हैं, जिस तरह भी हम हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास कि उन्होंने इस तरह के एसेट से कैसे जान छुड़ानी है और फिर इंडिया के साथ इस पर मुज़ाकरात करके दुनिया को यकीन दिलाएँ कि हम लोगों ने ये जो लाइन इतने अरसे अपनाई हुई थी, ये टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन को सपोर्ट करने की, ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से क्योंकि हमने एक झूठा मफ़रूज़ा बनाया हुआ था कि हमें इंडिया से ख़तरा है और उसके हवाले से हमें अब लोगों को और दूसरे ममालिक को ये यकीन दिलाना होगा, ये नैरेटिव बिल्ड करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होगी कि नहीं पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान से अब इस तरह का कोई थ्रेट नहीं है। इसके बगैर ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्ड हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक के साथ रीजनल ट्रेड की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये जो दौर जा रहा है, ये रीजनल ट्रेड का जा रहा है और यूएस के साथ हम जितनी मर्ज़ी ट्रेड कर लें, लेकिन उसके साथ जितने मर्ज़ी ताल्लुकात इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात हमारे रीजन के साथ ठीक नहीं है और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस को सपोर्ट करने का ठप्पा लगा रहेगा, तो कोई भी अभी हमने देखा हालिया तौर पर ईरान ने भी हम पर हमला किया और उनका भी मुतालबा ये था कि पाकिस्तान की सरहदों पर मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो ईरान में जाके ऑपरेट करती हैं। तो बार-बार अगर इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इस बात में अभी भी कोई सच्चाई है कि पाकिस्तान ने अपनी वो रविश अभी भी नहीं छोड़ी कि वो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन को सपोर्ट करता है। अगर नहीं भी सपोर्ट कर रहा बिल्कुल डायरेक्टली तो उनको पनाहगाहें देकर पाकिस्तान जो है वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक नैरेटिव है अगेंस्ट पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान को अपनी जो सलाहियतें हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी है, वो पाकिस्तान के अंदर अब जो जितने भी सेल्स हैं मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के, मिलिटेंट ग्रुप्स के, उनका सफाया किया जाए ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान इस वक़्त जो है वो किसी भी मुल्क के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि अगर उसके पास कोई एसेट्स हैं तो वो उसकी अपनी जो है वो सहूलतकारी के लिए या अपने आप को सपोर्ट करने के लिए है, ना कि लोगों को दूसरे मुल्कों को कमज़ोर करने के लिए। विद दिस आई विल बेग अ लीव फ्रॉम यू और मेरी आपसे प्लीज़ गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।